हजरात, ये मुशायरे का अहम हिस्सा चल रहा है। 3 शोरा हमारे दरमियान हैं। 2 जनाब ताहिर फराज, जनाब जौहर कानपुरी, और वो तीसरा नाम नदीम फर्रुख का। मैं एक शेर पढ़ता हूं कि फंसाया करते थे हर रोज बेगुनाहों को, मजा तो जब है कि खुद थानेदार फंस जाए। हजरात, नदीम फर्रुख सिर्फ नाजिम ही नहीं है, बल्कि एक बेहतर शायर, एक खूबसूरत शायर। गज़ल और नज़्म दोनों ही बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पेश करते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो एक ज़मीन तैयार करें जिस ज़मीन पर जनाब जौहर कानपुरी और ताहिर फराज को हम लोग सुन सकें। ज़ोरदार तालियों से एक बार उनका इस्तकबाल करें और मैं उनसे गुजारिश करूँ, जनाब नदीम फर्रुख माइक पर। हंस गया थानेदार। हजरात गिरामी, बड़े भाई सुनील कुमार तंग साहब का हुक्म। वैसे तो मैं समझ रहा था, मैं बार बार मुहिबुल हक भाई को देख रहा था और इनकी आंखों में मुझे ये तहरीर साफ तौर पर नजर आ रही थी कि रिज़्क हलाल हो चुका है। और ये भी मुझे नजर आ रहा था कि वो वादा भी अब सच होके रहेगा। तंग भाई, जो मुहिबुल हक भाई ने वादा किया था वो भी सच होके रहेगा इंशाअल्लाह। तो लेकिन मैं जितने मिनट भी आपकी खिदमत करूंगा, चंद शेर आपकी अदालत में पेश करूंगा। मैं आप पर बारे समाअत नहीं बनना चाहता, आप लोगों से ईमानदारी के साथ पूछना चाहता हूं। आपकी इजाजत है तो चंद शेर पढ़ूं, इजाजत है? चलिए, बहुत शुक्रिया। बस पिछली साल का भी कर्जा है क्या? अच्छा है, ठीक है, तो ठीक है, वो भी कर्जा अदा हो ही जाएगा इंशाल्लाह। तो मैं चंद शेर आपकी खिदमत में पढ़ूंगा। भाई, आप कर्जखोर तो है नहीं, इसलिए कर्जा चुका ही दीजिए। जी बिल्कुल। तो मैं चंद शेर आपकी अदालत में पेश करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं भले ही 2-3 मिनट मैं अपना कलाम सुना लूं, लेकिन 1-1.5 मिनट में मुझे एक बात कहनी है, तो मैं अपने 2-3 शेर कम कर लूंगा, लेकिन ये बात जरूर कहना चाहता हूं, वो मेरी बात को समाप्त कर लें। क्योंकि शबीना ने जहां बात को छोड़ा है, पहले उस हवाले के साथ उन्होंने बात की जो एक बेटी का दर्द था, उसके बाद कश्मीर के हवाले से बात की। तो इन दोनों मौजूआत पर जो बात की गई, उसमें मेरा जी चाहता है कि ये बात मैं आपसे जरूर अर्ज करूं। पिछले दिनों ये हुआ मुहिबुल हक भाई कि मेरे घर कुछ मेहमान आए, तो 5-6 मेहमान आए, तो जाहिर है कि मेरी अहलिया ने मुझे हुक्म दिया कि जाइए बाजार जाइए और 5-6 किलो मुर्गे का गोश्त ले आइए, मेहमानों के खाने पीने का इंतजाम करना है। अब जाहिर है कि इसमें मुस्कुराने की बात नहीं है। मैंने भी अपनी बीवी के हुक्म को वैसे माना जैसे आप लोग अपनी बीवी का हुक्म मानते हैं। मैंने भी थैला निकाला, बाइक पे टांगा और उसके बाद में बाइक स्टार्ट की, मार्केट पहुंचा और मुर्गे के गोश्त की दुकान पे पहुंच गया। मैंने उस दुकानदार से कहा कि मुझे 5-6 किलो मुर्गे का गोश्त चाहिए। अब उस दुकानदार ने मुहिबुल हक भाई एक काम करना शुरू किया। उसके पास एक पिंजरा था जिसमें 15-20 मुर्गे थे। उसने उस पिंजरे में हाथ डाला, एक मुर्गे को पकड़ा। मैं गौर से देख रहा था कि जिस मुर्गे को पकड़ा गया, सिर्फ उसी की चीख निकली, सिर्फ उसी की आवाज निकली, बाकी सारे मुर्गे चुपचाप खड़े तमाशा देखते रहे। उस मुर्गे को बाहर निकाला गया, ज़िबा किया गया और उसकी बोटियां बना के तराजू के पल्ले में रख दिया गया। अब चूंकि 5-6 किलो मुर्गे का मामला था, तो एक मुर्गे से काम चलने वाला नहीं था, इसलिए अब दूसरे मुर्गे की बारी थी। फिर से उसने पिंजरे में हाथ डाला, अब की बार एक दूसरा मुर्गा पकड़ा। मैं देख रहा था कि अब की बार जो दूसरा पकड़ा गया वही बोला, वही चीखा, बाकी फिर चुपचाप खड़े तमाशा देखते रहे। मैं गौर से ये मंजर देख रहा था और सोच रहा था कि यही हाल हमारा है। जिसके गरिबान पे हाथ पड़ता है, सिर्फ अकेला वही चीखता है, सिर्फ अकेला वही बोलता है, बाकी सब चुपचाप खड़े तमाशा देखते रहते हैं। मैं नदीम भाई, मैं एक बात कहना चाहूँगा,
वो ये कि सिर्फ 3 ही मुर्गे थे, पहले मुर्गे को मैंने निकाला है। अब मैं ये बताना नहीं चाहता था कि मुर्गे वाले आप थे। लेकिन आपने अब खुद ही पोल खोल दी तो मैं क्या करूं। बहरहाल मैं सोच रहा था ये मंजर देख के कि मैं आपसे ये अर्ज करूं कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। ये तो मुझे तबसरे के तौर पर ये बात कहनी थी जहां शबीना ने बात को छोड़ा था। वो ये इतना काम मैं निजामत का कर रहा था, अब अपना कलाम सुनाना शुरू कर रहा हूं। एक मतला पढ़ता हूं और 2-3 शेर पढ़ के अपने सफर का आगाज करता हूं। मतला पेश करता हूं कि ये किसके फूल से होठों पर प्यास बैठी है, ये किसके फूल से होठों पर प्यास बैठी है, जो आज नहरे सितमगर उदास बैठी है, जो आज नहरे सितमगर उदास बैठी है। और गजल के चाहने वालों, गजल के ये शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूं कि निगार खाने में अब हलचलें नहीं होती, निगार खाने में अब हलचलें नहीं होती, सियाह जुल्फों में जब से कपास बैठी है। निगार खाने में अब हलचलें नहीं होती, सियाह जुल्फों में जब से कपास बैठी है, सियाह जुल्फों में जब से कपास बैठी है। वो लौट आएगा दिल को यकीन नहीं होता, मगर न जाने क्यों पलकों पे आस बैठी है। वो लौट आएगा दिल को यकीन नहीं होता, मगर न जाने क्यों पलकों पे आस बैठी है। और ये शेर और सुन लें कि तेरे गुरूर ने तुझको ये दिन दिखाया है, तेरे गुरूर ने तुझको ये दिन दिखाया है, तेरी शिकस्त तेरे आसपास बैठी है। तेरे गुरूर ने तुझको ये दिन दिखाया है, तेरी शिकस्त तेरे आसपास बैठी है, तेरी शिकस्त तेरे आसपास बैठी है। हम ही है मीर के वारिस ये कौन मानेगा, हम ही है मीर के वारिस, हम ही है मीर के वारिस ये कौन मानेगा। हमारे घर में गजल बेलिबास बैठी है, हम ही है मीर के वारिस ये कौन मानेगा, हम ही है मीर के वारिस ये कौन मानेगा। हमारे घर में गजल बेलिबास बैठी है, मिटा न दे कहीं शादाबियां गुलाबों की, जो तेरे लॉन में जहरीली घास बैठी है, जो तेरे लॉन में जहरीली घास बैठी है। गजल का एक मतलब यूं है कि वो शख्स बाअमल था मगर जिद पाड़ गया, अपनों से दूर होके मुसीबत में पड़ गया। अगर मैं इसे ऐसे पढ़ता कि ये मैं बिहार के पस मंजर में पढ़ रहा हूं, बिहार के नेताओं का चेहरा तलाश कीजिएगा, तो शायद आप ज्यादा दाद देते। मैं फिर से पढ़ के देखता हूं, अब आप चाहें जिसका चेहरा तलाश करें। वो शख्स बाअमल था मगर जिद पड़ गया, अपनों से दूर होके मुसीबत में पड़ गया। अब शेर सुने कि मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। और जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया, उस दिन से उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। आपके यहां भी वही होता होगा जो हमारे यहां होता है। स्कूलों में दोपहर में
वो मिड डे मील के चक्कर में बच्चे बर्तन लेके बैठ जाते हैं और उसके बाद वो खाना, आजकल तो हमारे यहाँ बहुत अच्छा खाना दिया जा रहा है, 1 लीटर में 81 बच्चों को दूध पिला दिया जाता है। ये जादू आजकल हम दिखा रहे हैं। 1 लीटर दूध 81 बच्चों को, कमाल है। और सबको 1-1 गिलास दूध मिल जाता है। कोई बड़ा मैथमेटिक्स का काबिल प्रोफेसर भी इस सवाल को आप हल नहीं कर पाएगा, कैसे पी लेते हैं 81 बच्चे 1 लीटर दूध। बहरहाल, आइए मैं इस मंजर को शायरी बनाता हूं। हाथों को कशकोल बनाए बैठे हैं, हाथों को कशकोल बनाए बैठे हैं, भूखे बच्चे गोल बनाए बैठे हैं। हाथों को कशकोल बनाए बैठे हैं, भूखे बच्चे गोल बनाए बैठे हैं। आप हंसी प्याले से धोखा मत खाना, आप हंसी प्याले से, आप हंसी प्याले से धोखा मत खाना, वो जहरीला घोल बनाए बैठे हैं। आप हंसी प्याले से धोखा मत खाना, वो जहरीला घोल बनाए बैठे हैं। वो शोलों की बारिश करने वाला है, हम कागज के खोल बनाए बैठे हैं। वो शोलों की बारिश करने वाला है, हम कागज के खोल बनाए बैठे हैं, हम कागज के खोल बनाए बैठे हैं। उसकी कोशिश बिकने पर मजबूर हो हम, उसकी कोशिश बिकने पर मजबूर हो हम खुद को अनमोल बनाए बैठे हैं, हम खुद को अनमोल बनाए बैठे हैं। और ये शेर और सुन लें, ये कर्ब है एक शायर का। हम खुद को अनमोल बनाए बैठे हैं, दुश्मन आखिर दस्तारों तक आ पहुंचा। दुश्मन आखिर, किसी तमहीद की जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है कि मैं बिहार में पढ़ रहा हूं और मोतिहारी में पढ़ रहा हूं। दुश्मन आखिर दस्तारों तक आ पहुंचा, हम रिश्तों में झोल बनाए बैठे हैं। दुश्मन आखिर दस्तारों तक आ पहुंचा, हम रिश्तों में झोल बनाए बैठे हैं। हाथों को कशकोल बनाए बैठे हैं, भूखे बच्चे गोल बनाए बैठे हैं। हजरात गिरामी, मैं समझता हूं कि आपके हुक्म की तामील में मैंने चंद शेर हाजिर कर दिए।